जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2023 के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट। और दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है इसमें हम 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो हवलदार भर्ती जो आपकी आई है इस बार, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। तो आइए इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। क्या क्या प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में। तो पहला प्रश्न इसकी बात करते हैं। क्या कहा गया है, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। दोस्तों कंप्यूटर में जो कंपाइलर होता है ये कौन सी त्रुटियों की पहचान करता है, हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कंपाइलर जो होता है ये लॉजिकल त्रुटियों की पहचान करता है। ऑप्शन ए लॉजिकल त्रुटियों की पहचान करता है, आप याद रखिएगा दोस्तों। और कंपाइलर का काम क्या होता है दोस्तों, कंपाइलर का काम ये भी होता है, ये हाई लेवल की जो भाषाएं होती हैं ना उनको ट्रांसलेट करता है। जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं इनको ट्रांसलेट करने का काम कंपाइलर का होता है, आप याद रखना। ठीक है, लॉजिकल त्रुटियां इसके द्वारा ये पहचान की जाती हैं, आप याद रखिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो कंप्यूटर में ना आपसे एक टर्म पूछी जाएगी, ALU। ALU क्या होता है, तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये आ जाती है काफ़ी एग्जाम में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ALU की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसको आप रट लेना कि ALU क्या होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 2। क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया है भारत में कौन सा भारत का एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। अच्छा, भारत का प्रमुख नदी बेसिन नहीं है ये बताना है हमें। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे लूनी बेसिन, लूनी बेसिन भारत का प्रमुख नदी बेसिन नहीं है, जबकि कृष्णा बेसिन है, सिंधु बेसिन भी है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भी है। दोस्तों लूनी नदी जो होती है ना ये निकलती तो राजस्थान से है, अजमेर जिले से निकलती है। कहाँ से, अजमेर से, लेकिन कच्छ के रण में आके खत्म हो जाती है। लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो मरुस्थलीय नदी कहलाती है और ये कच्छ के रण में जाके खत्म हो जाती है। तो ये प्रमुख नदी बेसिन में नहीं आती, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी और अजमेर शहर लूनी नदी के किनारे है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था। तो दोस्तों आप याद रखना, 4 नवंबर सन 2008 को जो गंगा नदी है इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा भारत में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा मैं आपको एक टर्म और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए पोटामोलॉजी क्या होता है। दोस्तों पोटामोलॉजी जो होता है ये आपका नदियों का अध्ययन कहलाता है। पोटामोलॉजी, नदियों का अध्ययन पोटामोलॉजी होता है। क्लियर। तो इसका सही जवाब होगा लूनी, भारत के प्रमुख नदी बेसिन नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, B1। विटामिन B1 का नाम क्या है बताए, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो चावल को यदि आप पॉलिश करते हैं तो चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 खत्म हो जाता है, जिससे पॉलिश किए हुए चावल खाने से आपको बेरी रोग हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, विटामिन B1, थायमिन नाम होता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विटामिन B2, इसका केमिकल नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा विटामिन B12 साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये भी आप याद रखना, साइनोकोबालामिन। क्लियर दोस्तों, इसको कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन भी कहा जाता है विटामिन B12 को। और यहाँ पे लिखा गया है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है और किसी की सुंदरता को टोको मत, तो आप याद रखना टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने। विटामिन शब्द फंक के द्वारा दिया गया है, ये भी आप याद रखें। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था बेरी रोग विटामिन B1 के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल को डैश द्वारा पृथक और नामित किया गया था। दोस्तों क्लोरोफिल जो है ये किसने पृथक किया था, केवंतु और पेलेटियर।
केवंतु और पेलेटियर के द्वारा जो क्लोरोफिल है इसकी खोज की गई थी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियों का हरा रंग होता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी आप याद रखना। और साथ साथ जो क्लोरोफिल है ना दोस्तों, क्लोरोफिल के सेंटर में एक मेटल पाई जाती है, मैग्नीशियम। तो कभी क्वेश्चन आए कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल के केंद्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुरूप नहीं है। कहने का मतलब है कि कौन सा जीव है इनमें से जो कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो वायरस है, वायरस जो होता है कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता। देखो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत कहता है कि जितने भी जीव मतलब सजीव होते हैं, सबकी संरचना में जो मूल इकाई है वो आपकी सेल होती है, कोशिका होती है। लेकिन वायरस ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव, बल्कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इसीलिए वायरस जो सेल थ्योरी है, जो कोशिका सिद्धांत है, इसका पालन नहीं करता। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला जैविक वायरस कौन सा था, TMB। दुनिया का पहला जैविक वायरस टोबैको मोजैक वायरस है, जिसकी खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की के द्वारा दुनिया का पहला वायरस खोजा गया था तंबाकू की पत्तियों में। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, राष्ट्रीय वायरस विज्ञान संस्थान भारत में कहाँ पर है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय वायरस विज्ञान संस्थान पुणे में, बहुत आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान किस शहर में, पुणे में है, आप याद रखें। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका कवक। क्या आपको पता है कि जो कवक होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। मशरूम का नाम सुने होंगे, मशरूम कवक होता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि खाने वाला कवक कौन सा है, मशरूम और अगेरिकस खाने योग्य कवक होते हैं। जरूर याद रखना, मशरूम से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट में क्यों चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों संक्रमण धातुओं की विशेषता क्या नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति ये नहीं होती, हाँ यही सही है आपका। कम विद्युत ऋणात्मकता ये गलत है आपका, और कम आयनीकरण ऊर्जा ये भी गलत है, तन्यता ये भी गलत है। लेकिन इस संक्रमण धातुओं की एक विशेषता ये नहीं है कि इनमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसका सही जवाब है आपका ए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो संक्रमण धातुएं कौन से ब्लॉक में आती हैं, तो आप याद रखना संक्रमण धातुएं जो आती हैं आपकी डी ब्लॉक में आती हैं। डी ब्लॉक, आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक है इसमें संक्रमण धातुओं को रखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, आयरन है, कॉपर है, टाइटेनियम है, ये सब आपकी संक्रमण धातुएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, क्या कहा गया, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था। दोस्तों दल बदल विरोधी कानून जो हमारे संविधान में जोड़ा गया वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1 मार्च 1985, सॉरी ये तो चलो भूल जाओ, इसे सन याद रखें, 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और दल बदल के लिए हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी संविधान में। तो 10वीं अनुसूची जो है आपकी ये दल बदल कानून से संबंधित है, आप याद रखना 10वीं अनुसूची। क्लियर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए संविधान संशोधन, ये जो वर्ड आपने लिखा संविधान संशोधन, ये प्रक्रिया हमारे संविधान में कहाँ से शामिल की गई, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में लिखा गया है भाग 20 के अंतर्गत। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 368 के तहत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों, अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 44वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ये भी आप याद रखें। क्लियर दोस्तों, तो दल बदल के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 8, क्या कहा गया, गेटवे ऑफ इंडिया डैश के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था ये किसने किया था, जॉर्ज बिटेट ने। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज बिटेट ने इसका निर्माण किया था। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में, मुंबई में, अरब सागर में स्थित है ये गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में है। अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया बना क्यों, देखो 1911 में ब्रिटेन के राजा जिनका नाम था जॉर्ज 5th,
जॉर्ज पंचम इनको बोलते थे, और इनकी रानी क्वीन मैरी। इनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो ये आप याद रखना, 1911 में ये बना था, जॉर्ज बिटेट के द्वारा बनवाया गया था। हाँ, इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना है, तो ये भारतीय और अरबी शैली में बना है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना है? भारतीय अरबी शैली इसका सही जवाब है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय अरबी शैली में बना है गेटवे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जॉर्ज बिटेट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पाब्लो पिकासो कहाँ के चित्रकार थे? दोस्तों एक्चुअल में पाब्लो पिकासो जो है ये चित्रकार हैं आपके, पाब्लो पिकासो चित्रकार। ठीक है, ये भी आप याद रखें, पाब्लो यादव खैर कोई नहीं, पाब्लो पिकासो ये आपके चित्रकार हैं, और ये कहाँ के थे आपके दोस्तों? ये स्पेन के थे। ऑप्शन ए स्पेन। ठीक है, स्पेन। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। यूरो मुद्रा चलती है यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत आता है एग्जाम में। क्लियर दोस्तों? अच्छा, क्या आपको पता है कि बुल फाइटिंग कहाँ होती है? सांडों की लड़ाई कहाँ का खेल है? बुल फाइटिंग दोस्तों ये खेल है आपका स्पेन का। बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई स्पेन में करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्रांस लिखा गया, इसकी राजधानी बहुत आती है एग्जाम में, पेरिस। इटली की राजधानी रोम। ग्रेट ब्रिटेन लंदन, इसकी कैपिटल लंदन है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, लंदन इसकी राजधानी है ग्रेट ब्रिटेन की। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। कभी आप इस ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुने होंगे? क्या आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल हैं? किनको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन? क्या कोई एक देश ही है या ये ग्रुप है? तो दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन एक ग्रुप है, देशों का ग्रुप है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन 3 देशों को मिलाकर हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 3 देश ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, आपसे पूछा गया था पाब्लो पिकासो, स्पेन। चलिए कमेंट में क्वेश्चन लिख के बताइएगा, भारत माता पेंटिंग किसने बनाई थी? भारत माता पेंटिंग, इसका निर्माण किसने किया था? भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई? चलो आपको हिंट देता हूँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है, भारत माता पेंटिंग बनाने वाले व्यक्ति जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। कौन थे? कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों भारत में फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर किसको कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, भारत में जो बी कृष्ण मूर्ति हैं, बी कृष्ण मूर्ति को फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर कहा गया था, सार्वजनिक क्षेत्र का जनक। जो उपक्रम है आपके, यह आप याद रखिएगा, के बी कृष्ण मूर्ति तमिलनाडु के थे, याद रखिएगा दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सब के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर रहे थे ये आपके। तो इन्हें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में कितनी महारत्न कंपनी है आज की डेट में? आज की तारीख तक भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? 12। याद रखना, 12 महारत्न कंपनी आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है पीसी महालनोबिस। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब होता है, तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को होता है। किसकी जयंती? दोस्तों पीसी महालनोबिस की जयंती भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाई जाती है 29 जून को। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत आता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह कैसा होगा? दोस्तों मांग वक्र जो आपका एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म बन रहा है, उसका सामना कर रहा है, वह पूरी तरह से लोचदार होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पूरी तरह से लोचदार। देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप रट ही लीजिए इसको। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहता, तो ये पूरी तरह से लोचदार होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यदि पानी से दुर्गंध आती है, ठीक है, पानी सड़ चुका है कहने का मतलब है, तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? दोस्तों यदि पानी से दुर्गंध आती है तो आप उसमें चारकोल मिला दीजिए, ये दुर्गंध खत्म हो जाती है। याद रखिएगा, पानी से दुर्गंध को चारकोल मिलाकर दूर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो पानी होता है इसका सूत्र क्या होता है? H2O। पानी का सूत्र H2O होता है, याद रखिएगा। खैर ये तो सबको याद होता है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा भारी जल।
भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या आपको पता है कि पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है? अगर आप 1 लीटर पानी दिन भर में पीते हैं तो कितनी ऊर्जा आपकी बॉडी को मिलेगी? तो दोस्तों 0 कैलोरी। आपकी बॉडी को पानी पीने से ऊर्जा नहीं मिलती, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? अच्छा, उन्होंने पूछा कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है। दोस्तों जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है या नागरहोल नेशनल पार्क है, ये तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और ये दक्षिण भारत में जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका हिस्सा है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। आप याद रखना, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों क्या आपको पता है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेट्टा। याद रखना, ये तमिलनाडु में आती है आपकी। क्लियर दोस्तों? चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, क्या आपको पता है कौन से संरक्षण का उदाहरण है? इन सिटू। नेशनल पार्क जो होते हैं ये इन सिटू कंजर्वेशन होते हैं। मतलब नेशनल पार्क में जीवों को या वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करके रखा जाता है। याद रखना, इन सिटू का एग्जाम्पल है। भारत का पहला नेशनल पार्क या पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था। हैली नेशनल पार्क इज फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया 1936। याद रखिएगा, हैली नेशनल पार्क 1936 में बना था और ये वर्तमान में जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बना था ये, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ पर है? दोस्तों भारत में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको पुणे में। ऑप्शन डी पुणे। कभी क्वेश्चन आए कि किस शहर को दक्कन की रानी कहा गया है? दोस्तों पुणे को दक्कन की रानी कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्कन की रानी पुणे। क्लियर? और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल जो खुला था वो पुणे में ही खुला था। याद रखना। और आपसे पूछा जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पे बनाया था? पुणे में बनाया था। दक्कन की रानी पुणे, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे। ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अहमदाबाद। अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखना इसके बारे में, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। साबरमती के किनारे है, नदी यहाँ पे साबरमती बहती है। क्लियर? भारत में सपनों का शहर मुंबई को कहा गया, 7 पहाड़ियों की नगरी मुंबई को कहा जाता है। हाँ, मुंबई से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। याद रखना, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और भारत में जो आयात निर्यात बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में, नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में। ये आप याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मैसूर। क्वेश्चन कभी आए भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान जो मिलेगा वो मिलेगा आपको मैसूर में। भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान मैसूर। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत की प्रथम मतलब भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? पुणे में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? दोस्तों पृथ्वी का जो औसत तापमान माना जाता है, अगर हम बात करें तो ये 16 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। और आपसे पूछा जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर जो ग्रेविटी होती है इसका मान कितना होता है? पृथ्वी पर ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी आप याद रखें। अच्छा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवत व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 और पृथ्वी का ध्रुवीय मतलब भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर। तो ये आप याद रखना, ध्रुवीय व्यास होगा आपका 12,714 किलोमीटर और भूमध्य व्यास होगा आपका 12,756 किलोमीटर। क्लियर? पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर का नया नाम अटल नगर भी है। रायपुर का नया नाम अटल नगर भी है। याद रखना, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आता है? 1 नवंबर सन 2000 को। क्या छत्तीसगढ़ में कोई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व भी है? बिल्कुल है सर। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों कांगेर जो है एक नदी का नाम है और इसी नदी के नाम पर एक नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व है इंद्रावती।
इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। और छत्तीसगढ़ का एक डांस आप याद ना, पंडवानी, पंडवानी डांस कहाँ का है दोस्तों? पंडवानी डांस आपका छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत आता है एग्जाम में। क्लियर? अच्छा, झारखंड की राजधानी रांची है, गोवा की राजधानी पणजी है, और पणजी में ना राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी है। हिमाचल की राजधानी शिमला है, यहाँ पे भारत का आलू अनुसंधान केंद्र भी है, याद रखिएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर शहर में या पोरबंदर स्थान पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये आप याद रखें। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए थे। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, याद रखिएगा दोस्तों। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इनकी किताब और आती है एग्जाम में, पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड, भगवान को पाने का रास्ता, यानी कि पाथवे टू गॉड किसके द्वारा लिखी गई? गांधी जी के द्वारा लिखी गई। दोस्तों क्या आपको पता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है सबसे पहली बार। और महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण भारत में कहाँ दिया था? वाराणसी में। महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण जो भारत में दिया वो कहाँ पे दिया था? वाराणसी में। 1916 में जब बीएचयू की स्थापना हुई थी तो बीएचयू की स्थापना में इनको बुलाया गया था, और उस दौरान महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण दिया था वाराणसी में, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत आता है एग्जाम में। और गांधी जी जो है ना, इनकी समाधि राजघाट है जो दिल्ली में है, नई दिल्ली में गांधी जी की समाधि है। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का जन्म जो हुआ था ये 1643 को हुआ था बुरहानपुर में। ऑप्शन बी बुरहानपुर में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब और उसकी मुसलमान राजपूत पत्नी नवाब बाई का तीसरा पुत्र था बहादुर शाह प्रथम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन संख्या 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19, भारत अच्छा किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ाई हुई है। तो इसमें जो अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है, इसने मराठा की सेना को हरा दिया था। तो ये आप याद है, पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठा की सेना हार जाती है अहमद शाह अब्दाली से। क्लियर दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में, ये आप याद रखना। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। बक्सर का युद्ध आप जानते हैं, इसमें आपकी तिकड़ी बन गई थी बक्सर के युद्ध में। और एक है आपका कौन सा बचा? यह है आपका खानबाग का युद्ध। दोस्तों खानबाग का युद्ध जो लड़ा गया था ये 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था पानीपत के तीसरे युद्ध में, 1761 में हुआ था। ये सन बहुत आती है एग्जाम में, याद रखना। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। एन इंक्वायरी इनटू नेचर पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों एन इंक्वायरी इनटू नेचर पुस्तक जो लिखी गई है ये एडम स्मिथ ने लिखी है। एडम स्मिथ, ऑप्शन डी। एडम स्मिथ वही व्यक्ति हैं जिसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया? एडम स्मिथ को। और इसकी एक किताब बहुत आती है, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई किताब है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी दो किताबें आपको बता देता हूँ। एक काबुली वाला बहुत आती है, काबुली वाला बहुत पूछता है। द पोस्ट ऑफिस बहुत आती है एग्जाम में, पोस्ट ऑफिस, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? पोस्ट ऑफिस। और एक आपसे पूछेगा काबुली वाला गोरा, गोरा जो मतलब उपन्यास है किसने लिखा है आपका? ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। टैगोर दोस्तों बहुत महान दार्शनिक, बहुत महान व्यक्तित्व हुआ है भारत में। मतलब 2 देशों के राष्ट्रगान इन्होंने लिखे हैं, जनगण मन भारत का, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का इन्होंने लिखा। गुरुदेव की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दी है। और ये एक मतलब पहले व्यक्ति थे, पहले एशियन थे जिनको नोबेल अवार्ड मिला, साहित्य का नोबेल मिला था 1913 में इनको, गीतांजलि जो इनकी पोइट्री थी उसके लिए। तो बहुत सारी मतलब क्षेत्रों में प्रसिद्ध है रविंद्रनाथ टैगोर। तो एन इंक्वायरी इनटू नेचर पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो बर्तन में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों बर्फ के पिघलने से पानी का आयतन, मतलब बर्फ के पिघलने से प्राप्त
पानी का आयतन बर्फ की तुलना में कम हो जाता है, इसलिए पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, मान लीजिए ये गिलास है और इस गिलास में आपने एक बर्फ का टुकड़ा डुबोया, तो इसका कितना भाग मतलब ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग आपका ऊपर रहेगा और एक मतलब बाकी 9/10 डूब जाता है। याद रखना 1/10 भाग ऊपर रहता है, बाकी 9/10 डूब जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों भारत के संविधान का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसने किया था? तो इसको आप याद रखना है। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप निर्वाचन के बाद गठित जो संविधान सभा थी उसने किया था। तो जवाब क्या होगा दोस्तों इसका? तो इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, विधानसभा द्वारा। ठीक है, विधानसभा द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर आपसे पूछे भारत का संविधान कितने साल में बना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने की न्यूनतम उम्र क्या है? दोस्तों यदि आपको लोकसभा का मतलब सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, वोटिंग के लिए 18 वर्ष और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में जो लोकसभा है ये पहली बार कब गठित हुई थी? 1952 से 1957 तक लोकसभा रही थी पहली बार। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर। याद रखना लोकसभा को आम लोगों का सदन भी कहा जाता है। हमारी संसद का निम्न सदन है लोकसभा। तो लोकसभा का मेंबर 25 वर्ष के लिए बनता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में जो 13 शतक लगाया वो लगाया था आपका वीरेंद्र सहवाग ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, वीरेंद्र सहवाग। 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में एक टेस्ट हुआ था, इसमें इन्होंने 309 रन की पारी खेली थी, आप याद रखिएगा। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? अगर आपसे पूछे कि भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था, क्या जवाब होगा? मैं बता देता हूं आपको कि भारत की जो क्रिकेट टीम है इसने पहला टेस्ट मैच खेला था दोस्तों 1932 में। और 1932 में ये टेस्ट मैच खेला था भारत ने, वो किस टीम के खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन बने थे? सीके नायडू, जिनके नाम पर सीके नायडू ट्रॉफी भी दी जाती है। तो सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे, जिनकी कप्तानी में भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932, डेट थी 25 जून, तो 25 जून 1932 को भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे ना एक ऑप्शन में लिखा गया आपका सौरभ गांगुली, इनकी ना आत्मकथा पूछ सकता है आपके एग्जाम में। सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, सेंचुरी इज़ नॉट एनफ किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दोस्तों सेंचुरी इज़ नॉट एनफ ये जो किताब लिखी है ये आपके लिखी है सौरभ गांगुली ने। सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही मतलब हो जाएगा। अच्छा सचिन लिखे गए ऑप्शन में, मैं लिखा बता देता हूँ, क्रिकेट का भगवान इनको कहा जाता है और इनकी आत्मकथा भी बहुत आती है आपके एग्जाम में। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, तो ये किताब भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 25 क्या कहता है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक जो लिखी है ये झुम्पा लाहिरी ने लिखी है। ऑप्शन ए झुम्पा लाहिरी, याद रखिएगा दोस्तों झुम्पा लाहिरी, ये आप याद रखें। अच्छा मैं आपके एक क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। एक किताब है और उस किताब का नाम है, इस किताब का नाम है आपका फ्रीडम इन एग्जाइल। ये किताब किसने लिखी है? ये बहुत आती है आजकल एग्जाम में, काफ़ी कई बार मैंने इसको देखा एग्जाम में। तो फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, भारत के व्यक्ति नहीं है लेकिन भारत में रहते हैं। आपको बताना है कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा का नाम है। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। 25 प्रश्न हमने अभ्यास किया था इन प्रश्नों का विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ये सेशन आपको कैसा लगा और लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आज कल मतलब 1 मार्च है आपकी, और कल हम स्टार्ट करेंगे साइंस की सीरीज़। ये जो सुबह को मॉक टेस्ट आएगा वो साइंस स्पेशल होगा। ये आपके लिए सुपर टेट की जो भर्ती आएगी, सुपर टेट यूपी टेट के लिए जो भर्ती आएगी, साथ साथ जो उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर भर्ती होगी, उन सब के लिए हम साइंस को कवर करेंगे। तो
आप निश्चिंत होकर मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हम कवर करेंगे। तो सुबह को पहला मॉक टेस्ट मैं अपलोड करूँगा साइंस का, और उसके बाद में दोपहर से हम एक मॉक टेस्ट और रखेंगे यूपी जीके का मॉक टेस्ट भी मैं आपको शुरू कराऊंगा। चलिए, तो आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।